दोस्तों, स्वागत है अधिकारी जीएस में। तो हम लोग देख रहे थे इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में आज हम लोग पढ़ेंगे मुद्रा। ठीक है, मुद्रा का भी एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे कैसे मुद्रा का विकास हुआ, क्या ऐसे कारण थे कि मुद्रा की खोज करनी पड़ी, मुद्रा को इन्वेंशन करना पड़ा। तो इससे पहले हमने अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था को अडॉप्ट किया गया है, किस तरह की पॉलिसीज लाई गई, एलपीजी किस तरह से हुआ, 1991 का क्राइसिस क्या था, इन सब सारी चीज़ों का वीडियो जो है मेरे चैनल पे इंडियन इकोनॉमिक नाम से अवेलेबल है। आप वहाँ जाके देख सकते हैं उसको। ठीक है, उसको देखने के बाद जब इसको देखेंगे तो काफ़ी फायदा होगा आपको। तो मुद्रा जब नहीं बन तब देखते चलिए, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो इसमें हम मुद्रा आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुद्रा से पहले जब मुद्रा के खोज नहीं हुई थी, मुद्रा का आविष्कार जब नहीं हुआ था, उससे पहले भी लोग व्यापार करते रहे होंगे। तो कैसे रहते रहे होंगे, कैसे सामान का आदान प्रदान या खरीदारी करते रहे होंगे वो लोग, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो आप देखे होंगे कि हमारे गांव में जो हमारे पूर्वज थे, जैसे दादी लोग, उनके ज़माने में तो क्या होता था कि वो लोग, जैसे सब्जी वाला अगर बाहर आके सब्जी बेचने आ गया तो वो लोग अनाज लेके जाते थे और उससे सब्जी लेके चले आते थे। ठीक है, कोई अनाज ले गया, गेहूँ, चावल, जौ, कुछ भी जो उस समय खेती बाड़ी होती थी, तो उस समय जो उत्पादन होता था उसको लेके जाते थे लोग, तो वो उसको देते थे और उसे सब्जी वब्जी लेके चले आते थे। दुकान पे लेके जाते थे, दुकान से सामान लेके चले आते थे, अनाज लेके जाते थे, उधर से चीनी लेके चले आते थे। तो वो जो व्यापार था वो, उसी को हम कहते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, तो वस्तुओं से विनिमय करके हमने वस्तु खरीद लिया। ठीक है, तो वस्तुओं का यूज करके हमने वस्तु खरीदा, तो उसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ये जो होता है व्यापार का सबसे सरलतम तरीका होता है। इसमें मुद्रा की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि हमने देखा कि हमने गेहूं ले गए और हम सब्जी लेके चले आए, और हम गेहूं ले गए, चीनी लेके चले आए, गेहूं ले गए, रिफाइंड लेके चले आए, गेहूं ले गए, सरसों का तेल लेके चले आए, धान ले गए, कुछ और लेके चले आए। तो ये सब चीज़ें हैं। बार्टर सिस्टम में वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। बचपन में अभी देखे होंगे, अभी भी गांव में जैसे पोंपा बजाते हुए आता है बर्फ बेचने वाला, ये जो गांव में, तो बच्चे, जो सीसी होती है या फिर लोहा होता है या कुछ, अब तो औरतों का बाल भी खरीदते हैं सब, तो औरतों के बाल दे के वो लोग कुछ सामान खाने पीने वाला वो लोग देते हैं, तो उसको ले लेते हैं और खुश हो जाते हैं। तो वो भी देखिए, वो भी एक तरह से बार्टर सिस्टम का ही पद्धति का ही भाग है वो भी। ठीक है, कि हमने कबाड़ रखा है, कबाड़ को बेचा और कुछ हमको वहाँ से सामान मिल गया। जो सोन पापड़ी होते हैं उसको भी देते हैं सब, ये जो नली होती है जो तेल में छान के देते हैं सब, उसको भी, फिर से खिलौना भी देते हैं सब। तो इस तरह की चीज़ें जो है, तमाम तरीके का चीज़ें हैं कि आप सामान देंगे, आपको उधर से कुछ सामान मिल जाएगा। तो ये सब बार्टर सिस्टम की प्रणाली है जिसमें मुद्रा का कोई उपयोग नहीं होता है। ठीक है, तो गांव में काफ़ी इसका अभी भी प्रचलन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो व्यापार का सबसे सरलतम तरीका होता है इसमें मुद्रा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वस्तु विनिमय प्रणाली में जब दो या दो से अधिक वस्तुओं या समूहों के बीच में वस्तुओं और सेवाओं की सीधी आदान प्रदान बिना मुद्रा के आदान प्रदान के होता है, तो उसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अगर वस्तु के बदले हमको वस्तु मिलती है तो वो जो होता है वस्तु विनिमय प्रणाली होती है। जैसे एक गाय दिए, हमको 10 बकरी मिल गई, तो हम कहेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली संपन्न हो गई। ठीक है, तो इसकी कुछ विशेषता है। तो विशेषता क्या है इसकी? तो ये जस्ट एकदम एकदम सरल है, इसमें कोई भी जाके व्यापार कर सकता है, कि उसमें पैसा गिनने की जरूरत नहीं है आपको। प्रत्यक्ष है कि प्रत्यक्ष आप आदान सामने सामने ही खरीदारी कर लेंगे। मुद्रा का निर्भरता, इसमें मुद्रा पर निर्भरता है ही नहीं। ठीक है, मुद्रा पर निर्भरता बिल्कुल ही नहीं है। प्राकृतिक रूप से मौजूद है, प्राचीन काल से ही हमारे देश में, हमारे पूर्वज भी इसको करते आए हैं, और आज भी कहीं ना कहीं वर्तमान में भी प्रासंगिक है, चल ही रहा है। ठीक है, कभी भी आप जनजातीय क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ के जो मार्केट लगते हैं तो उसमें भी ये सब सिस्टम चलता है। ठीक है, तो आप गेहूँ ले गए, आप महुआ लेके चले आए, आप गेहूँ ले गए, वहाँ से शहद लेके चले आए, आप को सब्जी दिए, उसको वो शहद आपको दे दिया। तो इस तरह का प्रचलन अभी है। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया भी है। जहाँ पे मुद्रा का भी कमाई धमाई उस तरह का नहीं है, तो लोग कृषि करके ही अपनी ज़रूरत की चीज़ों का, कपड़ा लत्ता सब कुछ खरीद सकते हैं गेहूँ चावल से। तो वो बात है। ठीक है, मगर इसमें कुछ सीमाएं हैं इसकी। क्या सीमाएं हैं? तो दोहरी संयोग की आवश्यकता है, डबल कोइंसिडेंट ऑन वांट है, कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। तो मतलब कि जो जो सामान आप चाहते हैं, तो सामने वाला वो भी कुछ चाहता होगा आपसे कि यही सामान हमको मिले, तभी आप व्यापार कर पाएंगे। आप ले गए चावल और वो चावल नहीं लेगा सामने वाला, वो गेहूं लेके सामान देगा आपको, तो आप वहां से खरीद नहीं पाएंगे। मगर मनी में इस तरह का नहीं है। अगर मुद्रा है आपके पास तो आप मुद्रा दिए तो सामान मिला आपको, काम खत्म हो गया सब। ठीक है, तो ये दोहरी दोहरी संयोग की आवश्यकता इसमें होती है, थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें। और दूसरा है कि मात्रा गणना की कठिनाई होती है इसमें। तो मात्रा कितनी आपको दिया, कितना आप उसको दिए, इसका गणना करना थोड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें गणना की थोड़ी कठिनाई होती है।
ढूंढने का खर्च लगता है, सर्चिंग कॉस्ट इसमें लगती है। सर्चिंग कॉस्ट का मतलब कि आपको ढूंढना पड़ेगा कि कब वो आएगा, जैसे सब्जी वाला कब आएगा, या फिर मतलब कौन जो है कि हम गेहूं, हमारे पास गेहूं है सिर्फ है, तो गेहूं कौन लेगा, कौन ले सकता है गेहूं, गेहूं से हम वो आदमी हमको जो हम चाहते हैं वो वस्तु हमको देगा कि नहीं देगा, तो आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको लेके घूमना पड़ सकता है मार्केट में इधर उधर। तो ये है कि ढूंढने का खर्च उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। बोझ ढोने का खर्चा है, मतलब कि अगर आपको कुछ ज़्यादा सामान चाहिए तो आपको बोरी भर भर के गेहूँ चावल कुछ लेके जाना पड़ेगा, सामान लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी खर्चा है। वस्तु खराब होने का खतरा, जैसे मान लीजिए टमाटर आपको वाटर सिस्टम यूज करना है तो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, दूध से आपको कुछ लेना है तो वो भी ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। तो ये जो है पेरिसेबल्स गुड्स अगर है तो खराब होने का कोई खतरा होता है। ठीक है, यह जो है स्पेशलाइजेशन को बढ़ावा नहीं देता है। तो कैसे नहीं देता, तो इसमें सब लोग किसानी ही करेंगे, पशुपालन करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जो कि तो स्पेशलाइज नहीं होगा, कोई वैज्ञानिक नहीं बनेगा, कोई साइंटिस्ट नहीं बनेगा, कोई बैंकिंग का तैयारी नहीं करेगा, कोई इंजीनियर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जब हमको सामान से सामान जब मिल जाना है, वस्तुओं से वस्तु मिल जाना, तो हमको इतना करने कोशिश करने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो ये दो स्पेशलाइजेशन को बढ़ावा नहीं देता है। ठीक है, सातवां इसमें कि ये प्रतिस्थापन या फंजिबिलिटी की समस्या इसमें होती है। फंजिबल नहीं है ये। फंजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सोना है, 1 किलो सोना है, तो 1 किलो सोने को आप तोड़ के उसको उसको 10 बिस्किट, 1 किलो का 1 किलो के बराबर 10 बिस्किट बना दिए होगा, तो जो 1 किलो सोना था उसका भी उतना भाव होगा, जो 1 किलो आपका बिस्किट है सोने का उसका भी उतना ही भाव होगा। तो उसको फंजिबल कहते हैं, कि जो तोड़ने के बाद भी उसकी वही वैल्यू रहे जो कि उसके तोड़ने से पहले थी, तो उसको हम फंजिबल कहते हैं। जैसे 2000 का नोट है, तो 2000 का नोट में अगर 100 का नोट अगर है आपके, 20 नोट 100 के हैं, तभी आपके 2000 हो गए। समझ रहे हैं, तो तो दोनों का वैल्यू बराबर है 2000 की। 50 का नोट है, अगर 10 10 के 5 के नोट है, या एक ही आपको 50 का नोट है, तो उसका इंटरचेंजेबिलिटी हो जाएगी, उसमें उन दोनों की वैल्यू सेम है, तो फंजिबल इस तरह से होता है, फंजिबिलिटी होती है। ठीक है, नॉन फंजिबल क्या होता है कि जिसको तोड़ने के बाद उसका जो है वैल्यू कम हो जाए। जैसे कि हीरा है, हीरा को बड़ा हीरा है तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, छोटा हीरा है, उसको तोड़ के खंडित कर दिए, छोटा छोटा हीरे हीरे में कन्वर्ट कर दिए, तो उसकी वैल्यू गिर जाती है मार्केट में। ठीक है, तो फंजिबिलिटी जो है हीरे की नहीं होती। ठीक है, तो विभाजन संभव है जिसमें, तो उसको फंजिबल कहते हैं। ठीक है, तो मगर इसमें विभाजन संभव नहीं है। ठीक है, अगर आप 100 किलो गेहूँ ले जाते हैं तो आपको ज़्यादा भाव मिल सकता है, और 1 किलो गेहूँ ले जाएंगे तो आपको कम भाव मिल सकता है। ठीक है, तो तो क्या विभाजन संभव हो तथा आपस में आदान प्रदान करना या आपस में बदला जा सके। जैसे कि 10 बिस्किट है सोने का, तो 10 बिस्किट में से कोई भी बिस्किट ले जाएंगे तो आपको उतना ही मिलेगा। 10 में से अगर बदल 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 के भी ले जाते हैं तो बिस्कुट आपको उतना ही मिलेगा। 10 के नोट अगर 10 आपके पास 5 हैं, 50 रुपये का 10 का नोट है, तो 10 के नोट 5 नोट है आपके पास, 50 रुपये उसकी वैल्यू होगी। और प्रत्येक एक 10 का नोट जितना काम करेगा, उस दूसरा भी उतना ही काम करेगा। तो जो है उसको आप बदल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे उदाहरण तौर पे 100 के नोट, 1000 के नोट में को 10, अगर 100 के नोट आपके पास हैं तो उसको आपस में बदल भी सकते हैं, और जो है इसकी वैल्यू भी एक नोट के बराबर है 100 के नोट। ठीक है, तो सोना फंजिबल है, सोना देखिए फंजिबल है, हीरा फंजिबल नहीं है। हीरे का वैल्यू गिर जाता है। जो शेयर होता है, बॉन्ड होता है, डिवेंचर होता है, ये नॉन फंजिबल होते हैं। इनकी जो वैल्यू होती है, फंजिबिलिटी इनकी में नहीं होती है। ये नॉन फंजिबल, शेयर अगर तोड़ देंगे तो शेयर का भाव गिर जाएगा। बॉन्ड है तो ये इसे तोड़ नहीं सकते, डिवेंचर को नहीं तोड़ सकते आप, तो ये नॉन फंजिबल में आते हैं। तो ये बार्टर सिस्टम में समस्याएं हैं। तो अब क्या होगा, तो अब मुद्रा की खोज होगी, अब इन्वेंट मुद्रा की उत्पत्ति होगी, तो मुद्रा के लोग आविष्कार करेंगे। तो मुद्रा हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो हम ये विनिमय जो है वस्तु विनिमय प्रणाली को हमने समझ लिया है। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले हम लोग वीडियो में। मुद्रा की खोज किस तरह से हुई, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, उसको समझते हैं। ठीक है, धन्यवाद।